Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल। पहले हम इसका पार्ट लेंगे फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। बच्चों, ये बायोलॉजी का ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री से लिंक करता है। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पढ़ बायोलॉजी ही रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के अनोखे चैप्टर बायोमोलिक्यूल को। बच्चों, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में मेजर 6 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक क्या है? एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, देन प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फैट, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन की स्ट्रक्चर को देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और आपका एंड टॉपिक हो जाता है एंजाइम। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, साथ ही साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये सबको पता है कि हम सबकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे सिंपल आपका यूकैरियोटिक एनिमल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक एनिमल है, सबके पास सेल है। और सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। पर सबके पास सेल के अंदर क्या मिलता है? सेल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो सेल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, और यही केमिकल एलिमेंट्स मिलके क्या बना देते हैं? बायोमोलिक्यूल्स, जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोला जाता है। बायोमोलिक्यूल, इसका मतलब क्या है? लिविंग बॉडी में जो मिलने वाले मॉलिक्यूल हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल बोला जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, सेल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ये ही बायोमोलिक्यूल्स है। और बायोमोलिक्यूल मिलकर बने हुए किससे होते हैं? यही केमिकल एलिमेंट। कौन कौन से केमिकल एलिमेंट होते हैं? आपके कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, यही एलिमेंट्स होते हैं। और हर सेल में यही मिलेगा, चाहे सिंपल ऑर्गेनिज्म हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। यही एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। हमें आसपास बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, पर सबकी सेल के पास यही बायोमोलिक्यूल्स है। और यही बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या है? केमिकल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मेजर केमिकल एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चाहे कोई भी हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सबके पास केमिकल एलिमेंट्स मिलेगा। और यही मिलकर क्या बना देगा? सेल बना देगा, या नॉन लिविंग थिंग बना देगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं सेल की, तो सेल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के पास क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, लिपिड भी मिलता है। चाहे सिंपल ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल हो, यही केमिकल एलिमेंट्स मिलके क्या बना देंगे? बायोमोलिक्यूल्स बना देंगे। चलो, ये तो बात हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग की बात करूं, जैसे अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? केमिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, यही होते हैं। हाँ, इनका परसेंटेज वेरी करेगा। हम में क्या होता है? हम में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डोमिनेंट मिलते हैं, जबकि नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट में आपको कम मिलेंगे तो सही, पर कम मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल करूं एक अर्थ क्रस्ट के सैंपल का और लिविंग थिंग का, तो मुझे ये केमिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, ये देखने को मिलेगा। सबका परसेंटेज वेरी करेगा, इन दोनों के बीच में परसेंटेज वेरी करेंगे। जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, है ना, तो ऑक्सीजन हम में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा होता है, 65% में देखने को मिलती है। अर्थ क्रस्ट में 46.6% में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। जो टेबल मैं इस चैप्टर में करवाऊंगी ना, उन टेबल्स में से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो टेबल्स को ठीक से देखते हुए चले जाना। सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन नॉन लिविंग यानी अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होता है, 27.7% में देखने को मिलता है। ह्यूमंस में नेग्लिजिबल है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है। ठीक है, कार्बन की बात करूं तो कार्बन है 18.5% में। अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो 0.03% में है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत ही कम अमाउंट में।
ठीक है। हाइड्रोजन की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में 0.5% में है, जबकि अर्थ क्रस्ट में 0.14% में है। ठीक है। ऑक्सीजन मैंने बता दिया, हम में 65% में है, अर्थ क्रस्ट में 46.6% में। नाइट्रोजन हम में मिलता है 3.3%, जबकि अर्थ क्रस्ट में वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही कम अमाउंट में। सल्फर हम में है 0.3% में, अर्थ क्रस्ट में 0.03% में। ठीक है। हाँ, जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होते हैं। ठीक है। जैसे सिलिकॉन ये 27.7% में है, हम में नेग्लिजिबल है। बात करें सोडियम की तो 2.8% में कहाँ है, अर्थ क्रस्ट में, हम में 0.2% में है। तो कैसे याद करोगे? लिविंग में क्या ज्यादा देखने को मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। कैसे याद कर सकते हो? कौन है sp? CHON, कौन है sp? ठीक है। अच्छा, नॉन लिविंग में क्या देखने को ज्यादा मिलेगा? नॉन लिविंग में क्या देखने को मिलेगा? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिलिकॉन। ठीक है। सिलिकॉन कितना है? 27.7% में। याद हो गया? मेरे साथ ही याद हो गई होगी ये टेबल आपको। ऑक्सीजन 65% में, अर्थ क्रस्ट में 46.6% में। ठीक है। ठीक है। हाइड्रोजन 0.5% में हम में है, यहां पे 0.14% में है। कार्बन 18.5% में ह्यूमंस में है, 0.03% में अर्थ क्रस्ट में है। याद हो गई? वेरी गुड। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब ये एलिमेंट्स मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं, जिन्हें बायोमोलिक्यूल बोला जाता है। ये बायोमोलिक्यूल का नेचर क्या है, कौन कौन से तरीके के मिलते हैं, अब इसकी भी स्टडी बनती है। तो अब हम क्या करेंगे? केमिकल एनालिसिस करेंगे कि ये भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायोमोलिक्यूल है, इनका नेचर क्या है, नेचर देखते हैं। ठीक है। तो नेचर देखने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी लिविंग टिश्यू को लेंगे, इसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड CCl3COOH है ना, इसमें डिसॉल्व करेंगे। आपने अपनी मम्मी को घर में चटनी बनाते हुए देखा होगा, देखा है ना? वो क्या करती है? थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स लेती है, थोड़ी सी मिंट लीव्स लेती है, थोड़ा सा लहसुन लेती है, मिर्ची लेती है और पानी के साथ ब्लेंड कर देती है ना? चटनी बना देती है ना, और आप बड़े टेस्ट से खाते हैं। अब जब एनालिसिस करते हैं हम केमिकल की, तो हम क्या करेंगे? किसी भी लिविंग टिश्यू को ले लेंगे। ठीक है। कोई भी लिविंग टिश्यू, लिवर का छोटा सा पीस ले लीजिए, कोई वेजिटेबल पीस ले लीजिए, लिविंग होना चाहिए। उसकी हमें चटनी बनानी है, किसमें? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। ठीक है। हमने क्या किया? किसी लिविंग टिश्यू को लिया, उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद हमें दो पार्ट मिलते हैं। एक पार्ट जो एसिड में डिसॉल्व हो जाता है तो एसिड सॉल्युबल पार्ट कहलाएगा, जिसे फिल्ट्रेट बोला जाता है। ऐसा पार्ट जो डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल रहता है, उसे रिटेंटेट बोलते हैं। भाई चाय बनाते हैं तो चाय को छानते हैं ना, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, नीचे लिक्विड पार्ट आ जाता है। तो लिक्विड पार्ट क्या है आपका? एसिड सॉल्युबल, और जो ऊपर चाय पत्ती रह गई वो क्या है? रिटेंटेट। क्लियर? यही करते हैं ना हम। तो हमें दो पार्ट कौन कौन से मिले बच्चों? एक तो मिला एसिड सॉल्युबल और दूसरा मिला एसिड इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। ठीक है। जो सॉल्युबल है इसको क्या बोला जाता है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, है ना? भाई छोटे छोटे हैं तभी तो छलनी से नीचे आ गए, मसलिन क्लॉथ से नीचे आ गए। जो एसिड इनसॉल्युबल है इनको क्या बोलते हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जिनका साइज क्या है? बड़ा है। कितना है साइज? अभी बताती हूं। माइक्रोमोलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा। कितना? मॉलिक्यूलर वेट इनका 18 से लेकर 800 डाल्टन तक रहेगा, छोटा है। इनका क्या साइज रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? इनका कम होगा तभी ये क्या है? माइक्रो है। इनका बड़ा है साइज तभी ये मैक्रो है। ठीक है। इसी के साथ इनमें क्या क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसमें अमीनो एसिड्स आ जाएंगे। ठीक है। और क्या आ जाएंगी? शुगर्स आ जाएंगी, है ना? न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा,
है ना। और क्या आ जाएंगे, फैट्स आ जाएंगे और ग्लिसरॉल आ जाएगा, है ना। और बहुत सारे आयंस आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे थोड़े से कंपाउंड्स भी आ जाएंगे, जैसे NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा सा वाटर भी आ जाएगा। ये आपके क्या है, एसिड सॉल्युबल पार्ट में आ जाएंगे। इनसॉल्युबल की एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल्स देखें तो इसमें बड़े मॉलिक्यूल आएंगे, जैसे प्रोटीन आ जाएंगे, है ना, पॉलीसेकेराइड आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, लिपिड्स आ जाएंगे। मेजर बायो मैक्रोमोलिक्यूल तो यही हैं और जिनकी हम स्टडी भी करेंगे। यही जो मैक्रोमोलिक्यूल है ये माइक्रोमोलिक्यूल से ही बनते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किन से मिलकर बने हैं, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। पॉलीसेकेराइड शुगर से मिलकर बने हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं, लिपिड फैट ग्लिसरॉल इनसे मिलकर बने हैं, ठीक है। तो आपको इनसॉल्युबल वाले पार्ट में तो मेजर यही मिलेगा। सॉल्युबल पार्ट में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है, एसिड सॉल्युबल पार्ट में जो नीचे छन के आ गए हैं। एनालिटिकल एनालिसिस से सेपरेट मिल गया, सॉल्युबल पार्ट अलग मिल गया, इनसॉल्युबल पार्ट अलग मिल गया। अब एनालिटिकल टेक्निक से हम इनका फॉर्मूला पता लगा सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं, ठीक है। इजिली हमने क्या किया, मॉलिक्यूल को सेपरेट किया और उनकी स्टडी करना स्टार्ट कर दी। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, पूरी लिविंग बॉडी बना देते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर क्या बना देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ऑर्गेनिक के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक। एश एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल के अंदर। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी लिविंग टिश्यू को ले लेंगे, ले लिया, उसका ड्राई वेट लेंगे, भाई हमने जस्ट वेट करना है। वेट करने के बाद हम उसमें से जितना भी वाटर है उसे इवापोरेट करेंगे, कैसे, ड्राई करके। हम इस लिविंग टिश्यू को ड्राई कर देंगे तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, वाटर निकल जाएगा। सेल में मेजर जो एलिमेंट्स रहते हैं यही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहते हैं, 70 से 90% तक परसेंटेज तक सेल का बनाते हैं। तो ये तो इवापोरेट हो गया, बचा क्या, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक की फिर हम एनालिटिकल स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक टिश्यू को बर्न किया, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल गया, बचा क्या, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या, बहुत सारे कंपाउंड भी मिलेंगे और एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, यानी सोडियम मैग्नीशियम और कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे। कर ली एश एनालिसिस, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं आपके या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड बहुत सारे कंपाउंड्स, ठीक है। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, एलिमेंट के बारे में देख लिया कि कौन कौन से एलिमेंट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में मिल रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं, उनकी एनालिसिस स्टडी कर ली। फिर हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देख लिया, ठीक है। तो एलिमेंटल एनालिसिस में हमने क्या किया, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एसेंशियल एलिमेंट है। अब जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की उसे कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, कंपाउंड टेस्टिंग बोला जाता है, कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है, क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, कंपाउंड टेस्टिंग करते हैं, जिससे क्या बनती है, पूरी लिविंग बॉडी बन जाती है। अच्छा, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हाँ ये अमीनो एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसमें फंक्शनल ग्रुप की भी स्टडी करते हैं। जब ये चैप्टर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इन कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आप फंक्शनल ग्रुप की भी स्टडी करेंगे जो आप बायोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे। तो हो गया ना प्लस पॉइंट, है ना। आगे हम देखें, हमने क्या देखा, हमने कंपाउंड्स की स्टडी कर ली। अब हम प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं। देखो बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है,
चाहे उसमें एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो। अब जो बनते हैं ना वो मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? बायोमेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। समझ में आया? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी, चाहे वो कैटाबॉलिक हो चाहे एनाबॉलिक हो, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। जो बनते हैं वो मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। मेटाबोलाइट दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, साथ ही साथ वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी कौन से होते हैं? जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका कुछ फंक्शन होता है, जैसे किसी ना किसी एक्टिविटी में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? विटामिन, शुगर, अमीनो एसिड्स। ठीक है, विटामिन की बात करें बच्चों तो विटामिन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं, पर इनका बहुत बड़ा मेजर रोल है बॉडी की ग्रोथ में। भाई अगर हमें जब फूड से विटामिन नहीं मिलता तो सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ ही साथ इनका स्पेसिफिक फंक्शन भी है। ग्रोथ नहीं होगी अगर ये नहीं होगा। अब विटामिन क्या करेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अमीनो एसिड की बात करें, अमीनो एसिड क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए ना, एनाबॉलिक रिएक्शन की उन्होंने, तभी तो प्रोटीन बने। अगर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करे तो अमीनो एसिड ही रह जाएगा, हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट होने के लिए दो कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए? एक तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, साथ ही साथ उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो या तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में फंक्शन नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते, या उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। मतलब इनके पास एक चीज होगी, दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होती, है ना। तो जैसे मैं बात करूं आपके फ्लेवोनॉइड की, एल्केलॉइड की, फ्लेवोनॉइड की, रबड़ की, एंटीबॉडीज की, ये प्लांट में बनते हैं सारे, है ना। पिगमेंट्स ये प्लांट में बनते हैं, पर प्लांट में किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। हम ह्यूमन इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको यूज करते हैं। भाई ह्यूमन तो क्या हर चीज को यूज कर लेते हैं, है ना। प्लांट का कोई इसमें यूज नहीं है, ये जस्ट प्लांट बनाते हैं। ये मैं टेबल जो आपको दिखा रही हूँ ना बच्चों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर हर साल आता है इनमें से। तो इस चैप्टर में जो भी मैं टेबल बताऊंगी आपको ध्यान से देखनी है। जैसे मैं पिगमेंट्स की बात करूं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। पहले मैं पिगमेंट की बात करूं तो पिगमेंट क्या है? कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये तो फ्लावर को कलर देते हैं, तो इनका तो कोई स्पेसिफिक रोल है। अरे मान लिया स्पेसिफिक रोल है, पर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में कहीं आगे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जस्ट बन गए। ठीक है, बात करें एल्केलॉइड्स की। एल्केलॉइड्स क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, जैसे मॉर्फिन एंड कोडीन। ये कॉन्शियस कर देते हैं बॉडी को, है ना। तो हम यूज कर रहे हैं, प्लांट कहीं यूज नहीं कर रहा है इनको। ठीक है, टर्पिनॉइड्स जैसे मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, इजीली याद हो जाएगा। टर्पिनॉइड्स के दो एग्जांपल हैं, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। पिगमेंट कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन। एल्केलॉइड्स क्या है आपके? कोडीन एंड मॉर्फिन, इजीली याद हो जाएंगे, है ना। तो ये भी कहीं प्लांट यूज नहीं करते। एसेंशियल ऑयल की बात करें तो एक ही आता है, लेमन ग्रास। कोई यूज नहीं है प्लांट में इनका, प्लांट जस्ट बना रहा है। टॉक्सिन्स क्या आ जाएंगे इसमें? एब्रिन और रिक्सिन। कैसे याद करोगे? आर्ट से। टॉक्सिन क्या है आपके? ए और आर, यानी एब्रिन और रिक्सिन। प्लांट यूज नहीं करते। लेक्टिन की बात करें तो कॉनकेनावेलिन ए। ठीक है, ड्रग्स की बात करें तो विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन हल्दी, प्लांट कहीं अपनी दूध में हल्दी मिला के नहीं पी रहा, हम अपनी दूध में हल्दी मिला के पी रहे हैं, हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, प्लांट नहीं कर रहे। तो हम यूज कर रहे हैं, प्लांट कहीं यूज नहीं कर रहा। तो ये क्या है? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे रबड़, गम, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सेल वॉल बनाता है प्लांट की, बन गया बस, वही स्ट्रक्चर उसका है, पर वो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। याद हो गए ना? मेरे साथ ही याद हो गई ना? जितनी भी टेबल मैंने कराई सब याद हो गई ना मेरे साथ? तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने केमिकल एनालिसिस देखा, हमने ऑर्गेनिक एनालिसिस देखा कि कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल कौन सा है। साथ ही साथ हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं और उनका क्या होना जरूरी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, और टेबल भी आपको याद हो गई। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इजीली समझ में आ गया है। तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज, कौन सा है?
एल्केनॉइड, फ्लेवेनॉइड, जितने भी पिगमेंट्स हैं, एसेंशियल ऑयल, गम, रेजिन, क्या है आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in multi-step chemical reaction where each step is catalyzed by a specific complex enzyme, what they are called? जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनको क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू आर, क्या कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या बोला जाता है? बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एंड स्पेस आर द मेन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कौन कौन से हैं? वाइटामिन्स है ना, वाइटामिन्स हैं, और क्या है आपके? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टिश्यूज आर कंप्लीटली बर्न देन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड गेट सेपरेटेड इनटू गैसियस फॉर्म। सही बात है, जब हम किसी टिश्यू को बर्न करते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, बचता है क्या? ऐश। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट ईटीसी आर प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पार्ट। ये मैक्रोमोलिक्यूल है, रिटेंटेड वाले पार्ट में रहता है, यानी एसिड इनसॉल्युबल है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में देखा, केमिकल एनालिसिस की, केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिक्स एनालिसिस की, साथ ही साथ हमने ऐश एनालिसिस भी करी। आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।